असं आहे की ठाणे महानगरपालिकेमध्ये च्या हद्दीमध्ये एक MMRDची स्कीम होती आणि एक म्हाडाची स्कीम होती. MMRDची स्कीम म्हणजे MMRD जास्त FSI बांधून तुम्ही MMRDला बिल्डिंगी द्यायच्या आणि प्रोजेक्ट अफेक्टेड जे असतात प्रकल्पग्रस्त त्यांना ही घरं दिली जायची. आता ही प्रकल्पग्रस्तांची म्हणजे त्यांना मान्यता म्हणजे ते प्रकल्पग्रस्त आहेत हे दाखवण्याचं काम महानगरपालिकेचं होतं आणि त्याच्यातच प्रचंड घोटाळा झाला. खोटे बायोमेट्रिक झाले, खोटी कागदपत्र तयार करण्यात आली आणि समजा रस्त्यावरची बिल्डिंग असेल ती 4 मजली असेल तर ती 8 मजली दाखवण्यात आली. कालच एक सुरती नावाच्या पोराने पेपर सकट दाखवलं की माझ्या बिल्डिंगमध्ये 40 फ्लॅट होते, त्या 40 लोकांना तर घरं मिळालीच नाही, पण ते 40चे 70 करून वाटण्यात आले MMRDचे फ्लॅट आणि हे प्रत्येक फ्लॅट 25-30 लाखाला विकण्यात आले. आता कमीत कमी 501 फ्लॅट विकल्या गेल्याचा अंदाज आहे फक्त मुंब्र्यामध्ये. ठाणे सोडूनच द्या आणि ज्याला पाहिजे त्याला फ्लॅट दिलेत. म्हणजे आता माझ्याकडे यादी आहे, ही राधिका अंधारे, ह्या कुठल्या आहेत तर या मूळ पुण्याच्या आहेत. मग त्या कुठल्या प्रकल्पग्रस्त आहेत की त्यांना तुम्ही लोढामध्ये म्हणजे लोढा लक्झरिया गाळा क्रमांक 1 या गाळ्याची किंमत आहे 1.5 कोटी रुपये. कसं काय दिला? त्यांची बहीण आहे तनुजा भगवान अंधारे, त्यांना लोऱ्हाड पॅराडाईजमधील तळमजल्यावर गाळा क्रमांक 2 म्हणजे बाजूबाजूला 2 गाळे अंधारे भगिनींना. मग तनुजा अंधारेला परत अजून एक गाळा, एक तो लोढा पॅराडाईजमध्येच गाळा नंबर 6. सर्वात आश्चर्य म्हणजे आपल्या इथे कचऱ्याचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत भानुशाली, ते सर्वश्रुत आहेत. त्यांच्या पोराला ते बाधित आहेत म्हणून एक घर देण्यात आलं. हा हिरेन रसिक शहा, हा रंगोली आहे ना, ते आपल्या इथलं फेमस दुकान रंगोली, त्याचा मालक आहे, त्याला घर देण्यात आलं. ही जागृती शिरोडकर, हे माहीत नाही कुठले आहेत, पण हे अशी घरं वाटण्यात आली आहेत की म्हणजे त्यांचा काही हिशोबच नाही. आता हे माझ्या बाजूला बसले आहेत, त्यांचं नाव मुबीन सय्यद, अफजल सय्यद. त्यांच्या बायकोच्या नावाने एक फ्लॅट पास झाला, जहेदा मुबीन सय्यद. त्याचं ॲग्रीमेंट आहे, अलॉटमेंट लेटर आहे, सगळं आहे, बायोमेट्रिक्स आहे. आणि नंतर झाल्या एक डॉली परमार नावाची व्यक्ती आहे, त्या व्यक्तीबरोबर कुलमुक्त्यारपत्र वगैरे सही झालं, यांना फ्लॅट मिळालाच नाही. त्या डॉली परमारने तो बळकावला आणि तो तिसऱ्यालाच देऊन टाकला. आजही सगळ्या पावत्या ह्यांच्या नावावर येतात पण फ्लॅट ह्यांच्या ताप येत नाही. अशीच एक केस आहे हरुण तांबोळी, त्यालाही फ्लॅट अलॉट झालं, सगळं झालं, ॲग्रीमेंट झालं, महेश आहेरनी सही केलेले पेपर आहेत त्यांच्याकडे, पण ते त्यांना फ्लॅटच मिळाला नाही. परत डॉली परमारनी ॲग्रीमेंट केलं, कुलमुक्त्यारपत्र घेतलं आणि देऊन टाकले कुणालाही फ्लॅट. हे दोघंही फिरतायत. याला तर दम दिला की या ठाण्याचा दादाच मी आहे, उडवून टाकीन तुला. आता पुढची कहाणी आहे का यांच्याकडनंच. आणि हे विक्टीम आहेत, म्हणजे आजही कुणाला पकडून आणलेले नाही आहेत. हे बिचारे 3 वर्ष फिरत आहेत. हे माझ्याकडे 10 वेळा येऊन गेले, पण मी लक्ष देत नव्हतं, जाऊ दे आपल्याला काय करायचं आहे. पण जेव्हा आता उघडपणाने ठाणेकरांचे पैसेच गिळले जात आहेत, खाल्ले जात आहेत, तेव्हा समोर आणलंच पाहिजे गुन्हेगारांना. हा कमीत कमी नाही म्हणायला गेलं तरी 300-400 कोटी रुपयाचा स्कॅम. बोलो तुम. मेरा था 2021 में मतलब हारून तांबोली नाम का आदमी हमारे घर पे आता था. मेरा मतलब कज़िन भाई लगता है मेरा. तो आता है तो हम लोग के पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके गया है 2021 में 9-10 तारीख के दिन. और फिर 17/2 दूसरा महीना 2021 में हम लोग को बुला के मतलब मेरी वाइफ को हम लोग एग्रीमेंट बना है. हम लोग उस टाइम गवंडी में थे. हमको फ़ोन करके पूछा कि कहाँ है, तो हम लोग बोले हम लोग तो गवंडी में अभी नहीं आ सकते. तो हम लोग का एग्रीमेंट भी बन गया. और एग्रीमेंट भी कैसा है, दूसरी औरत ने साइन कर दी उसमें. फिर हम लोग ने उससे आगे पूछे कि हमारा डॉक्यूमेंट्स किधर गया सब काम पटाने का. तो बोलता अरे वो हमको मालूम नहीं. जब हम लोगों ने एक रिदा रशीद नाम की औरत थी,
उसको मतलब उसको बताया कि उसके पास ही काम करता था, मतलब मैडम हमारे साथ में ऐसा ऐसा कर रहा है, तो वो बोलती थी कि नहीं वो तो हवा हो जाया गया, धुआं हो गया, नहीं क्या ऐसा कोई घर निकलता है क्या, निकलता है क्या। 10 महीने के बाद जब मैंने ढूंढ के रूम निकाल लिया मेरा कि भाई ये जगह पे मेरा रूम है, तो उस रोज़ वो बुला के वो औरत मेरी वाइफ को बुला के बंद कमरे में बुला के गंदी गंदी गाली दे रही है, बोलती है कि तेरे आदमी को मुमरा से गायब करवा दूंगी या तो हाथ पैर तुड़वा दूंगी, वो लेडीज़, और गैर आदमी के सामने बैठ के मेरी औरत को गाली देती है। अब हम लोग के साथ वो बहुत पहुँचीले और हमारी कोई इतनी ताकत नहीं थी, हम लोगों ने सब्र किए, सब्र किए, मतलब भाई एक ना एक दिन हमारा भी आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तो हम लोगों ने हारून को बोलो है कि भाई ऐसी गाली देती हो वो औरत, तो बोले नहीं अपन ना मैं शहर सर के पास जाएंगे। मतलब अभी ये बंदा कौन है, अरे बोले वो म्यूनसिपलिटी का ऑफिसर है। तो मतलब वो जिसका फ़ोटो लगा एग्रीमेंट पे वो है क्या, तो बोले हाँ वही जो तो कुछ दिया ना। 10 महीने का मुझे एग्रीमेंट और दिया है उसने, अलॉटमेंट लेटर और 10 में वो सब रंग लेके घूमता था, लेकिन देता नहीं था रीदा रशीद के डर की वजह से। बाद में फिर मैंने थोड़ा उसको थोड़ा फोर्स किया तो उसने दिया मुझे। फिर मैंने सब तहकीकत किया। फिर पहली मुलाकात जब मैं शहर सर से हुई ना, तो उसने मेरे को क्या बोलता है कि था देख भाई तुम लोग कहीं की भी है लेकिन थाना में मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है। बोला अरे आदमी ऐसा बात क्यों करता है, हम आम नागरिक है, वो इतना बड़ा ऑफिसर इतनी बड़े पोस्ट पे बैठा हुआ है। मैं तो सीधा बोल मैं हाथ जोड़ के विनती करने आया कि साहब हम गरीब आदमी है, हमारे पास जब जो हमारा घर गया तो उसके बोले हमको घर अलॉट हुआ है, वो आप कृपा करके हमको दे दो। फिर उसके बाद में फिर मेरी उसकी कम से कम 1.5 साल उससे मुलाकात हुई है। सारे उसके मतलब मेरे पास एंट्री के आने जाने के सब उसका रिकॉर्ड पूरा पड़ा हुआ है, कब कितने टाइम पे गया कितने टाइम पे आया। फिर एक टाइम बोला कि भाई मेरे पास आपका हाथ है, तू क्या कर कुछ भी करेगा। नौपाड़ा चौकी में मेरे नाम की क्या कंप्लीट किया, लेकिन वहाँ के बड़े साहब ने मेरे को कॉपरेट करे, बोले नहीं, बोले कि हम मैंने मंत्रालय तक जाके उसकी कंप्लेंट डाला। अपना किधर वाल्केश्वर भगत सिंह किशोरी सर के पास भी डाला हूँ, वहाँ जाके भी उनके नाम की कंप्लेंट डाल के रखा था उसके नाम की कि ये हमको मुमरा में हमको इससे जान का खतरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके चाहने वाले बहुत हैं वहाँ पर। एक इशारे पे ना कोई भी कुछ भी कर सकता है, और हमारे साथ में ना हमारा कोई भी नहीं था साथ देने के लिए। लेकिन अभी चंद हमारे भाई लोग हमारे साथ में मिले, हमको हिम्मत दी है कि भाई ऐसा नहीं होएगा, चलो साथ में होता है। तो अब जाके थोड़ा मतलब हमारी हिम्मत बढ़ी। लेकिन आज भी ना हमको हमारे ताबे में हमारा रूम आया नहीं। हमारे नाम पे पावती आती है, मेंटेनेंस पावती आती है, एग्रीमेंट हमारे नाम पे, बायोमेट्रिक्स की कॉपी हमारी है, अलॉटमेंट लेटर है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो रूम नहीं है हमारे पास। अब इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे, हम लोग उनके हाथ जोड़े, पैर तो हम लोग पढ़ नहीं सकते उनके क्योंकि भगवान नहीं है वो। हाथ जोड़े गिड़गिड़ा उसके सामने, बोल 2 रूम देने तैयार था, बोला MMRD में 2 रूम देता हूँ। भला साहब 2 रूम आप है ना रिदा रशीद को दे दो, मेरे को मेरा जो हक का निकला है वो दे दो। बोले नहीं नहीं ले लेना, उधर काम का है, ये काम आएगा वो काम है। मतलब मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को एक है मेरा वही दे दो। लेकिन नहीं देता था बंदा, कितनी बार भी जाना, फिर बड़े बड़े ऑफिसर लोग का नाम लेने का जिसको हम लोग जानते ही नहीं थे। अब ये साहब हमारे यहाँ के MLA पहले से, तो इनको तो हम लोग बैनरों पे ही देखते थे, इनके साथ में वो बाजू में बैठने की हमारी हैसियत भी नहीं थी, हम तो इनको पोस्टरों पे देखे हुए थे। लेकिन एक टाइम ऐसा है कि साहब के साथ में रहेंगे वही वो भी नहीं पता था। अब साहब हमारी हेल्प करे गरीब लोग की, और साहब बहुत मदद करे। बहुत लोगों ने बोला साहब के पास जाके अपनी बात रखो, साहब अपना काम करेंगे, नहीं क्या। बहुत से लोगों ने, अभी वहाँ के नगर सेवक चानू भाई वो भी हमारे एरिए के हैं, तो उनके मतलब वहीं के लोगों ने बोले कि नहीं बस आपके पास ही जाओ, साहब से बात करो, साहब का मदद करते हैं। मामले में आपको क्या बोला गया था और उसके बारे में आपको क्या धमकाया गया था, किस किस लोगों का नाम लिया था इसमें, मतलब आपको जो धमकाया गया था और आपको घर लेने के मामले में जो बात चल रही थी। महेश हरिसन ने तो पहले फर्स्ट मुलाकात में बोले थे कि थाना में मेरे से बड़ा गुंडा कोई नहीं है, वो एकदम फैक्ट बात है, वो मैंने लिख के भी दिया अर्जी में। फिर थोड़े दिन के बाद फिर है ना थोड़ा अच्छे से आने लगा उसमें, क्योंकि उसको भी लगा सामने से कि नहीं कि भाई ये पीछे हटने वाला नहीं है। फिर एक बार गया तो बोले भाई मेरे पर है ना साहब का हाथ है, मतलब ये को तो बोले हमारे पर है ना साहब, बोले तो मतलब शिंदे साहब का, शिंदे साहब का उन्होंने मतलब उसने नाम लिया ऑफिस में अपने ND चैम्बर में बैठ के। तो मतलब वो तो CM सर है हमारे वहाँ के स्टेट के, मतलब अभी इतने बड़े सब सर का मेरे से क्या लेना देना है, वो किधर हम किधर। हाँ NC गया, फिर मैं उस टाइम मैं मेरी मतलब वाइफ को लेके गया एक टाइम मिलने के लिए, तो बता हाँ थामा तुम्हें 10 मिनट में, ये तो अभी वो जाके मेरे नाम की कंप्लेंट भी करके आ गया नौपाड़ा चौकी में जाके। दूसरे दिन साहब का फ़ोन आ रहा है, फिर वो साहब ने का जो राइटर रहते हैं ना सीनियर साहब के, उनने मेरे को बोले कि तुम्हारे नाम का ऐसा ऐसा किया। मैंने सब सुना, बाद में मैंने मेरे पेपर शो किया ना, तो उन्हें जाके साहब को बोला कि साहब ऐसा ऐसा नहीं है, इसने पहले अपने से 3 महीने पहले ही कंप्लेंट कर चुका है सब जगह जाके, और इसके नाम पे घर में है, अलॉटमेंट लेटर हाथ में सब कुछ है, तो वो है ना गलत गलत कंप्लेंट करके जा रहा है। मला साहब अभी इसके ऊपर एक्शन लो, वो ऑफिसर है तो बड़ा कुछ नहीं, वो ऑफिसर तो हम लड़ सकते हैं उससे भी, हमारे हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। रूम है वो जिसके नाम पे अलॉट किया गया है, हाँ। वो एक्चुअली कौन है और उनको अलॉटमेंट दिया ये आपको कभी पता चला, मतलब उनके नाम पे है ये रूम, और ये कितने रुपए का व्यवहार हो चुका है ऐसा आपको मालूम है? 10 दिसंबर 2021 को
2021 को मुझे पता चला और रूम अलॉट हुआ 25 फरवरी को 2021। 10 महीने के बाद हमको पता चला, वो भी इतना मुमरा कितनी आबादी में ढूंढने के बाद पता चला। वो हारून तांबोली ने फिर हमको बताया। वो भी रिदा रशीद के डर में रहता था, बता नहीं पाता था अभी। तो उसको मैं बहुत 2-3 बार उसको बहुत प्रेशर डाला कि भाई दे दे, मेरा भी भाड़े का रूम है, मैं भी खाली करने का रहता है। हा जो हारून तांबोळीचं नाव घेतो त्याला पण एक घर अलॉट झालं, पण हारून तांबोळीला पण आजपर्यंत घर मिळालं नाही आणि त्याचंही कुल मुक्त्यारपत्र डॉली परमारेने घेतलं आणि डॉली परमारनी हेवी डिपॉझिट म्हणतात मुंबऱ्यामध्ये, जास्त पैसे घेऊन घर भाड्याने देणे, ते देऊन टाकलं। ही डॉली परमार ही व्यक्ती कोण आहे याचा पोलिसांनी शोध घ्यावा, महापालिकेने शोध घ्यावा की कोण आहे डॉली परमार। ह्या प्रकरणाच्या मुळाशी जायचं असेल तर डॉली परमार कोण आहे आणि ही जेवढी घरं दिली गेली आहेत, अनेक घरं दिली गेली आहेत, म्हणजे मोजमापच नाही त्या घरांचं, ही देणारी एक गँग होती ज्यांनी खोटे बायोमेट्रिक बनवले, खोटे कागदपत्र बनवले, खोटे वास्तव्याचे दाखले बनवले आणि आता ह्यांच्यातल्या काही पोरांना तिथल्या गुंडांनी मारून पळवून लावलंय। ती पोरं आता मुंबऱ्यात यायलाच तयार नाही आहेत, ज्यांनी हे सगळं केलं होतं आणि ज्यांना हे सगळं माहिती आहे। म्हणजे त्यांच्या बापाला मारलं, त्या पोरांना मारलं, बाप स्वतःच्या मालकीचं घर विकून भाड्याच्या घरात राहायला गेला, इतका बेदम मारलंय त्या पोराला। त्याचा बाप माझ्याकडे आले होते तर ती बातमी फुटली, मग त्याच्या बापाला बोलून 2 कानफडात मारल्या, त्याचा बापही पळून गेला आणि आता दोघांचेही फोन असतात। सुरती नावाच्या पोरांनी तर तुम्हाला सगळी इतिहासच दाखवला, बिल्डिंग पडलेली नसताना बिल्डिंग पडलेली दाखवली आहे, जी बिल्डिंग पडली आता तिथे नवीन बिल्डिंग बांधली जाते, शिबलीनगरच्या कोपऱ्यावरची बिल्डिंग आहे। म्हणजे हे सगळं एक उपकार्यालयीन अधीक्षक, ज्याला तुम्ही शिक्षणाचा दाखला नाही, नियमानुसार त्याला पद देता येत नाही, तरी तुम्ही त्याला पद दिलत, 5 वर्ष कोणालाही अतिरिक्त कारभार देता येत नाही, पण आज 5 वर्ष त्याला तुम्ही अतिरिक्त कारभार देऊन ठेवला आहे आणि त्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना कामधंद्याला लागले। मला सर्वात आश्चर्याची गोष्ट ही वाटते की मी महापालिका आयुक्तांनाही बोललो की हा माणूस पत्रकार परिषद कशी काय घेतो। म्हणजे महापालिकेच्या विरोधात आम्ही भूमिका मांडल्या विधानसभेमध्ये, तर आहे ते पत्रकार परिषद घेतोय, हे सर्व्हिस रूलमध्ये नाही बसत, कोणीही कारवाई करत तयार नाही। आणि तो सरळ म्हणतो मी थोडी एकट्याने केलं आहे, मला तर आयुक्तांनी मान्यता दिल्या सगळ्याला। म्हणजे ह्याच्या विश्वासावरती आयुक्तांनी कागदपत्र व्यवस्थित बनवून, नोटिंग बनवून, आणि हा सगळ्यांचा खास, सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या लाईनीत, ह्याच्या कागदपत्रावर सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या सह्या पर आयुक्तांपर्यंत। मग ह्याच्यात दोषी कोण? आयुक्त। ह्या आयुक्तांनी विचार करावा। डायरेक्ट बोलतोय की माझा काय संबंध, आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे। म्हणजे एखादा चोर किती हुशार असतो। 2021 साली CR नंबर सांगतो तुम्हाला, CR नंबर केस झाली मुंबऱ्यामध्ये केस झाली, तपास जोरात सुरू झाला, अचानक 3 दिवसांनी तो तपास हलवला गेला। CR नंबर 1271/21 SIT नेमली आणि त्या SITचं काय झालं हेच कळलं नाही। म्हणजे हा एवढा मोठा स्कॅम आहे, म्हणजे जसा कचऱ्याचा एक स्कॅम आहे तसा हा घरांचा एक स्कॅम आहे आणि एकच अधिकारी हे सगळं करतोय आणि एकच अधिकारी बोटावर नाचवतोय म्युन्सिपाल्टीला। त्याला प्रमोशन कसं दिलं हेच खरं मूळ प्रकरण आहे की तेच तपासायला हवं की प्रमोशन देण्यामागे होतं कोण। अर्थात आयुक्तांच्याच सह्या आहेत सगळ्यांवरती, पण इतकं बेजबाबदारपणाने प्रशासन वागलंय की एखाद्या गुन्हेगाराला तुम्ही तुमच्या तिजोरीच्या चाव्या दिल्या की काय होतं याचं उत्तम उदाहरण आहे। म्हणजे ठाणे महानगरपालिकेमध्ये टॅक्स भरणाऱ्या लोकांचं हे काय वाटोळं केलंय ते बघा, आणि सगळे पुराव्यासकट कागदपत्र आहेत, पुराव्यासकट, एकही हे नाही, सगळे पुरावे तिथे। आजही तो तिथेच बसलाय, आजही कागदपत्र बाहेर काढतोय
त्याचा क्लार्क मार्शे नावाचा जो माणूस आहे तो पैसे मोजताना दिसला. ह्याने जबरदस्तीने त्याच्याकडनं लिहून घेतलं की माझी एक जमीन विकली गेली होती, त्याचे पैसे मला आले होते आणि त्याचं मी मोजमाप करत होतो. मार्शेची जमीनच नाही कुठे, आणि मार्शेची जिथे जमीन आहे ती 2 लाखाला पण जाणार नाही. या संपूर्ण गोष्टीमध्ये कशा प्रकारे तपास झाला पाहिजे, कारण तुम्ही वारंवार आवाज उठवले. असं आहे की जोपर्यंत प्रामाणिक पोलीस अधिकारी त्याच्यावर बसत नाही आणि प्रामाणिकपणाने ही पूर्ण इन्क्वायरी मुंब्राच्या परिसरात जे बांधकाम आहेत त्यांची होत नाही, किंवा लोढामध्ये जी बांधकामं आहेत त्याची होत नाहीत, घोडबंदर रोडला जी बांधकामं आहेत त्याची होत नाहीत, हे रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली ह्यांनी स्वतःचे करोडोनी रुंद करून टाकली आपली संपत्ती. जे कोणाला फ्लॅट दिले त्यांची नावं घेतली तर मुंब्र्यात नाही अख्ख्या महाराष्ट्राला धक्का बसेल. म्हणजे त्या बायकांची नावं घेणं मला शोभा दिसत नाही, त्या भगिनी आहेत आपल्या. पण कोणालाही मनात आला की दे फ्लॅट, कोणालाही मनात आलं की दे फ्लॅट. आता एवढं सगळं बोलून जरी ह्या महानगरपालिकेत डोळे उघडणार नसतील तर धक्कादायक आहे. आम्ही ज्याच्यावर आरोप करतोय तो आजही त्याच खुर्चीवर बसलेला आहे. कसे होणार तपास, कसे सापडणार कागदपत्र, त्यांनी कागदपत्र कधीच गहाळ केली आहेत. अरे हे तर नशीब आमच्याकडे डुप्लिकेट सगळं आहे. आम्हाला माहिती आहे कुठला फ्लॅट कोणाला दिला आहे, कोणत्या फ्लॅटमध्ये राहतं हे पण आम्हाला माहिती आहे. आणि बिचारे गरीब लोक त्याच्यात मेली आहेत. एकच प्रश्न विचारला, आपल्याला वाटतं का कधीतरी हे सगळं बाहेर येईल आणि कधीतरी या संदर्भात चौकशी होऊन न्याय मिळेल? असं आहे, खोटं काम फार केळ लपवता येत नाही. आज त्याचे पैसे चालत आहेत, तुम्ही ऐकताय व्हिडिओवरती तो कशा उत्तम प्रकारे बोलतोय, कमिशनरला दिले, याला दिले, त्याला दिले, एवढे पैसे फेकले, तेवढे ते पैसे फेकले. मला नाही वाटत की एवढे इझिली कोणी विकत तुम्ही घेऊ शकता. पण त्याची ती भाषा आहे, याला करोड दिले, त्याला 2 करोड दिले, याला 4 करोड दिले. प्रामाणिकपणा नावाचा एक गोष्ट जिवंत असते. आणि ह्याच्यात सगळी जी घरं गेली आहेत ना ती बिचारी अशा गरीब माणसांची गेली आहेत, ज्यांना कोण वाली नसतो, बोलणारा आवाज नसतो. मग ते वेड्यासारखे सकाळपासून रिक्षात बसून हिच्या मागे जा त्याच्या मागे जा फिरत राहतात. तर ह्या माणसांनी कोणाला किती पैसे दिले त्याच्याच तोंडात नाही का हा व्यवहार करायचा. म्हाडामध्ये हा दलाल होता, मी काही चुकीचं बोलत नाही, हा दलाल होता. घरं मिळून द्यायचा लोकांना. कितना पैसा दिया बोलो. फरहाना बिल्डिंग गिरी थी, अति धोखादायक में गिराया गया था. उसमें एक घर मेरा भी था, एक घर मेरा भी था. तो हम लोग पूरा सोसाइटी वाले सब मिलकर जुट कर गए थे. तो महेश साहब ने भगा दिया था. फिर दोबारा हम गए रिदा रशीद के पास. तो रिदा रशीद बोली कि ठीक है हम घर दिलाएंगे. मैं उस टाइम पर बीजेपी का पदाधिकारी था, ठीक है. तो जब मैं वहाँ पर गया हूँ, रिदा रशीद बुलाई है, बातचीत हुई है, पेपर दिया गया है. तो बोले कि पैसा लगेगा. भाई कितना पैसा लगेगा? बोले कि 7 लाख रुपया घर पीछे लगेगा. भाई गरीब आदमी इतना पैसा तो नहीं दे पाएंगे. ठीक है कुछ मैं करती हूँ. फिर 2 दिन के बाद फिर फ़ोन आया, बोले कि एक काम करो कि मैं 1 लाख रुपया कम कर दूँगी और आप लोग इसको जमा करिए और मैं घर दिला दूँगी. तो उस टाइम पर रिदा रशीद को 17 लाख रुपया दिया गया और सिकंदर खान को बोली 10 दिन के बाद फिर 14 लाख रुपया सिकंदर खान को बोले कि दे दो. फिर बोली कि एक काम करो कि चलो महेश आहिर साहब से मीटिंग कराती. तो महेश आहिर को मीटिंग ले जाकर म्यूनसिपाल्टी के ऑफिस में जाकर कराई, कारपोरेशन ऑफिस में. वहाँ पर जाकर मीटिंग करे. मीटिंग करने के बाद महेश आहिर बोला कि मैं कल आता हूँ. आया रिदा रशीद के चैम्बर में, वहाँ पर उसको 35 लाख रुपया दिया गया. हम अपने घर के लिए दौड़ रहे, हमको उसमें कोई दलाली फलाली नहीं करनी. हम अपने घर के लिए, हम अपने बिल्डिंग के लिए दौड़ रहे. ये पैसा खा गए, उसके बदले हमको टेम्परेरी रूम दिया गया था मानपाड़ा, यहाँ दोस्ती रेंटल में, ठीक है. लेकिन
2 महीने के बाद वो रूम खाली करा दिया गया और आज तक हमारा पैसा भी नहीं मिला। और हम दौड़ते रहे, हमको धमकियां मिलती रही कि ज़्यादा तुम करोगे तो तुमको हम फंसा देंगे। दोस्ती महाड़ा का मैटर मैं ही खोला था, जो घोटालाबाज होने लगा था उसमें मैं ही खोला था। उसके बदले हमको क्या मिला कि हम पुलिस स्टेशन में हमको बुलाकर 10 बजे से 3 बजे रात तक पुलिस स्टेशन में बैठाया गया। स्टेटमेंट मैं दिया, मैं कहा अगर मेरी गलती है तो मेरे को चढ़ा दो, लेकिन हमारा पैसा, इतना पैसा हमको मिला नहीं। उसके बदले परेशान ही किया जा रहा था। केस कौन सी डाली? हाँ, केस कौन सी डाली? केस नहीं, वो बुलाए थे कि तुम आओ पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए, और रिदा रसीद उसके बदले मेरे को 2 केस में दी। 324, 325 मेरे ऊपर फर्जी केस कराया गया। और जब भी बोलते थे कि तुमको फर्जी केस में फंसा दिया जाएगा, डर जाते थे, इसलिए हमने पार्टी छोड़ दिया। फिर अब कहाँ जाएं? लास्ट में हम साहब को भी बोलेंगे, हम साहब को बोल रहे हैं कि साहब हमारे साथ हमको न्याय दिला दो, हमारा पैसा हमको वापस दिला दो, या तो दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाओ। गरीब का पैसा है, हम किसके पास जाएंगे? हम साहब के पास आए और हमको उम्मीद है कि न्याय हमको मिलेगा। मुझको जब मेरे फ्लैट के बारे में होने चला माउंटेन वैली के आने में, तो जब 10 दिसंबर 2021 को पता चलता है ना, दीदा रशीद मेरे को कॉल करती है। उसका कॉल का मेरे पास मतलब रिकॉर्ड भी है, जिस दिन जब मैं कॉल आया तो मैंने, मेरे वो कज़िन भाई था मेरा आरुण, वो उसकी नजर से वाकिफ़ था कैसी औरत है। तो बोला उसके पास जाना नहीं, वो है ना औरतें फेंकती आंख के ऊपर। वो बोला औरतें फेंकती है, उसको मत जा, तू तेरी वाइफ को भेज दे, क्या बात है नहीं क्या उसमें। अब वहाँ पे मेरी वाइफ जाती है तो उसको गंदी गंदी गाली दी, बोले तेरे आदमी का हाथ पैर तोड़ के बिठा देंगे या तो गायब करवा देंगे। हमारा अरे बाप रे, तो बहुत ऐसे ज़बरदस्त औरत है, मतलब देखना पड़ेगा इनको। फिर वो मसला मैं हुआ नहीं, इससे वो भी नहीं पटा ना, तो इसने सिकंदर को आगे करी जनवरी महीने में। अब उसके भी पूरे मेरे पास मतलब फ़ोन रिकॉर्ड है, उसके पास भी कोई सिकंदर के बुलाया, फिर 100 बता करने लगा कि भाई और उनका आधा हिस्सा ले लो, अफजल भाई ये कर लो, अफजल भाई वो कर लो। मतलब भाई एक काम वो बताओ कि वो एग्रीमेंट पे हारून तामोली ने मार्च महीने 2021 में सिर्फ उस पर मेरी औरत का फ़ोटो लगा था। अभी इतने 1 डजन लोग के फ़ोटो कैसे आ गए? वो पेपर बनते किधर है? वो जादू मेरे को सिखाओ पहले तुम लोग, कि एक लेडीज़ का खाली फ़ोटो। मालूम मेरी वाइफ मेरा 5वीं फेल है, 5वीं भी नहीं पढ़ी है वो ठीक से, अब उसको मालूम ही नहीं है, लेकिन उसको कैसा एड़ा बना के लेके वो गए। और उसके बाप ने कोई ज़माने में बोलते हैं वहाँ पे झोपड़ा लिया था। अब उसने इसको पता था, लेकिन हमको ही नहीं पता कि हमारा रूम किधर है। आज तक वहाँ पर रास्ता रुंदीकरण में रूम जो तोड़ा गया हमको ही नहीं पता है। हम मुमरा से आगे हमको दीवा में कभी जगह ही नहीं। हाँ मुंबई का बोलो तो सब बड़ा मालूम है, लेकिन मुमरा के आगे हमारा जाना होता नहीं। अब रूम निकला वो नहीं पता है। जिस दिन पता चला कि सब तो सब आंग पे आ गए। मतलब तुमको घर दिखा तो खामोश रहो, अपना मंगो ही मत। फिर ये पैसे का ऑफर करने लगा सिकंदर के भाई इतना इतना ले लो। बोला 12 के कुछ 15 लाख का बोला, तो उसने के बाद मैं तुमको फलानी तारीख पे तुम्हारे को मतलब दूंगा, लेकिन 15 रुपये भी नहीं दिए, 12 रुपये भी नहीं दिया उसने। ना हम लोग से मांगा ना हम लोग को दिया। हम लोग से तो मांगेगा क्या, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी पे 8 के 10 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट पे रूम दिया था, उस पर है एग्रीमेंट पे। डॉली परमार ने उठाई थी पैसा, और वो रीदा रशीद की बहन है, डॉली संतोष परमार, वो रीदा रशीद की बहन है। रीदा रशीद इसमें बीच में कहीं पे भी आती नहीं थी बैकग्राउंड में, लेकिन सब जगह थी उसमें। कब पता चला उसके बारे में हमको 10 दिसंबर को, कि भाई सारे मास्टरमाइंड में यही मेन बॉस यही है। फिर उसके बाद पता चलता है कि महेश शहरे सर, उससे बड़ा बॉस महेश शहरे सर है, जो ये रूम उनके हाथ में। अभी भी हमारे हाथ में ओरिजिनल पेपर हमको हमारे नहीं दिया गया। हमारे सारे ओरिजिनल ले चुके हैं डॉक्यूमेंट्स पूरे, और हमको हमारे पास नहीं, लेकिन जेरोक्स कैसा कैसा करके हमने निकाल लिए। अब वो जेरोक्स के बलबूते पे मैं मंत्रालय तक गया, फिर अपना सर है भगत सिंह किशोरी सर, वहाँ तक भी जाके उनके पास भी कंप्लेंट किया। पुलिस ने मेरे को बुला के एक बार बोले, फिर पुलिस वाले नौपाड़ा चौकी के ऑफिसर साहब का भी उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनने भी मेरे को बताया कि ऐसा मतलब जाके वो मत करो। अब मैं वो तो मेरा हरेसमेंट कर रहा था, 7-8 घंटा बिठाते ही नहीं कि हरेसमेंट कर रहा था। बिठाता था 1 मिनट नहीं मिलता था, और बुला लेता था। अब मेरे को नहीं बुलाता था, वो हारून तांबुली से बोल के बुलाता था, वो उसका एजेंट है, उसके थ्रू ही सब करता था। मतलब उसको ही बोलता था ये अब उसको लेके आप बुला के, फिर बुला के 6 घंटा 7 घंटा बिठाओ। तो हमको काम धंधा नहीं, हम एक दिन का 300 रुपये कमाते। नहीं गए काम पे तो हमारा घर तो चूल्हा ही बंद हो जाएगा। 300 रुपये कमाना मतलब घर चलाना है वो 300 रुपये में।
अब ये बोला कि हम सोचते चलो आज दे देगा साहब, आज दे देगा साहब, आज दे देगा, लेकिन हर दिन वही मायूसी, 1.5 साल से वही मायूसी झेलते आ रहे। अभी आज ये कगार पे उसने लाके छोड़ दिया। जिस दिन उसने कंप्लेंट किया नौपाड़ा में, वो साहब ने बोला भाई तुम बाहर से पत्र व्यवहार करो। मैं फिर कहा गया अपना पुलिस संचालक में गेट ऑफ इंडिया पे, वहाँ जाके एक लेटर और मारा उनके नाम का कि मतलब मेरे को ऐसा झूठे झूठे केस में फंसा रहे साहब, 149 धारा है, ये धारा है नहीं क्या, वो सब डाल के रख दी हमारे नाम की 149 धारा। तो मतलब ये कुछ है ही नहीं, मैंने कुछ किए ही वहाँ पे नहीं। और लोग खुद भी बोलते पुलिस वाले कि इसके सामने इतना सिक्योरिटी रहती, पहरा रहता है, तो ये इतना आम आदमी है, उसको गाली गलौज कैसा देगा, जाके धमकी कैसा देगा, जान से मारने की बोलता धमकी दिया मेरे को। अब मैं वहाँ जाके कंप्लेंट कर दिया, मेरे बोले जान से मारने की धमकी दे रहा है, ऑफिस में आके धांधली कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है। मैं साहब को बोला साहब TMC है उसका निकालो, तुम फुटेज निकालो, चेक करो, अगर मेरा नाखून बराबर का भी फोल्ड है तो लॉकअप का दरवाज़ा खोल दो, अंदर डाल दो, हमको बाल बच्चे लेके आ लो, साथ में डाल दो, बैठ जाएंगे। वैसे भी घर परिवार तो है नहीं, घर तो है नहीं, छत छीन लिया हमारी, बेघर करके रखा है, कम से कम तुम्हारे वहाँ छत तो मिलेगी, हमको लॉकअप में बिठा दो। तो बोले नहीं बेटा आप जाओ, बोले आपका कोई टेंशन नहीं, आप जाओ। साहब ने हमको अच्छा कॉपरेट किए, भेज दिए सीनियर साहब ने। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू।